गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे होंगे। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट से उस वीडियो को स्टॉप किया था, ठीक है। तो वहीं से ये वीडियो रिज्यूम होगा, है ना। पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स 3 टाइप के हैं, है ना। वैसे है तो बहुत सारे, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 टाइप्स के, ठीक है। तो पहला क्या था आपका CGS था, दूसरा आपका था MKS और तीसरा आपका था SI यूनिट, ठीक है। तो इन तीनों में फोर्स जो था, फोर्स का जो यूनिट है वो अलग अलग है। CGS में क्या है आपका फोर्स डाइन में है, ठीक है। MKS में क्या है आपका फोर्स आपका KGF में है, और आपका SI यूनिट में जो फोर्स है वो है न्यूटन में, ठीक है। तो इन तीनों में हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बारी आएगी, अगर वो फोर्स अगर कोई KGF में पूछता है, अगर न्यूटन में दे रखा है, तो हम कन्वर्ट कर पाएँ उसमें, है ना। कन्वर्जन मेरा आसानी से हो जाए, ये मेरा ज़्यादा उसमें वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि कैसे रिलेशन निकालेंगे हम लोग CGS से SI में और SI से MKS में, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन CGS यूनिट ऑफ फोर्स एंड द SI यूनिट ऑफ फोर्स। चलिए देखते हैं। तो CGS यूनिट में फोर्स क्या होता है, डाइन में होता है, और SI में क्या होता है, न्यूटन में होता है। तो एक फार्मूला हम लोग लेंगे, ठीक है। वो फार्मूला है आपका, मान लीजिए कि F इज इक्वल्स टू MA, ठीक है। F इज इक्वल्स टू MA। तो मैंने माना, है ना, यहाँ पे लेट होगा, है ना। लेट F इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, है ना। M इज इक्वल्स टू 1 kg और आपका A इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने मान लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 न्यूटन 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, CGS यूनिट में। तो ये तो आपका ऐसा यूनिट में है 1 न्यूटन। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें CGS यूनिट में, kg को CGS यूनिट में, मीटर को CGS यूनिट में, सेकंड को CGS यूनिट में, तो इधर आ जाएगा LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब जितना ये क्वांटिटी है उतने बराबर CGS में आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg को अगर CGS यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम क्यों, क्योंकि CGS यूनिट में मास को ग्राम में क्या करते हैं, नापते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। इनटू मीटर को CGS यूनिट में सेंटीमीटर में नापते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। और सेकंड को सेकंड में ही नापते हैं, तो सेकंड का ऐसे रह गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 2, कितने जीरो से 5 जीरो। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको जो ये है ना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं हम लोग डाइन मतलब CGS यूनिट ऑफ फोर्स। मतलब 1 न्यूटन अगर ऐसा यूनिट है तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 डाइन, है ना, 10 टू द पावर 5 डाइन। तो ये इसका कन्वर्जन हो गया किसमें, SI टू CGS यूनिट में। कन्वर्जन किसका हो गया, SI टू CGS यूनिट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसको आप कॉपी कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, ठीक है। इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन MKS यूनिट ऑफ फोर्स एंड SI यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। पहले आप कॉपी कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। चले आगे, चले बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि MKS यूनिट को SI यूनिट में देखेंगे कितना होता है, ठीक है। चलो, तो रिलेशन बिटवीन MKS यूनिट ऑफ फोर्स एंड SI यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। चलो, इसके लिए भी एक फॉर्मूला ले लेंगे, उस फॉर्मूले से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि वेट जो होता है, वेट ऑफ द बॉडी, वो मास और ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। मास और ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मान लेते हैं हम लोग लेट कि W जो है आपका वेट, वो KGF में नापे, तो 1 kgf। तो KGF का फुल फॉर्म है 1 किलोग्राम फोर्स, है ना, किलोग्राम फोर्स, ठीक है। क्या होता है, किलोग्राम फोर्स। तो हम लोगों ने मान लिया कि कोई भी चीज़ है उसका वेट कितना है आपका 1 kgf, क्लियर हो गया। मास ले लेते हैं कि उसका बोल देते हैं कि हम लोग 1 kg है, कितना, 1 kg, ठीक है। फिर ये जो G है ना, G को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। बहुत सारे प्लैनेट्स का अलग अलग ग्रेविटी होता है,
और अर्थ का जो ग्रेविटी होता है उसको बोलते हैं हम लोग जी, है ना, और उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, है ना। न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे तो जी अगर दिया है तो मेरे को 9.8 वहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये यूनिवर्सल है, ऑल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अंदर जाएंगे तो जी कुछ और होता है, ऊपर जाएंगे तो जी कुछ और होता है, ठीक है। हाइट के हिसाब से ग्रेविटी चेंज होती है, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे इसका एक और, हम लोग जैसे फंडामेंटल्स और फार्मूलास ऑफ मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें आपका एक आएगा टॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो वहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि जी कैसे वैरी करता है डिस्टेंस से, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, जी इज इक्वल टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये फिक्स है, ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो वेट क्या है मेरा 1 kgf, ठीक है। kgf मतलब 1 किलोग्राम फोर्स, मास कितना है 1 kg, ठीक है, इनटू ग्रेविटी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 kgf जो है आपका 1 से 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 ही आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो टर्म देख रहे हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो 1 kgf इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। तो कितना आसानी से हम लोगों ने क्या किया, MKS यूनिट को न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कन्वर्जन कि 1 kgf में 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, इसको पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, इसका नोट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ फार्मूला डिस्कस करेंगे, किसका, डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का, क्योंकि मैकेनिक्स में ये बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है, तो उसको हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ सम क्वांटिटीज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सम क्वांटिटीज। बहुत ही कम फार्मूले हैं क्योंकि उतने ही फॉर्मूले आपके चैप्टर्स में यूज़ होंगे, और ज़्यादा फॉर्मूले अगर यूज़ होते हैं तो हम लोग उसको भी आगे लिख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फार्मूला है आपका कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है 1 2 3 4, है ना, या फिर मान लीजिए कि कोई वैल्यू है जो कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे जी कांस्टेंट था, कोई कभी चेंज नहीं होता, तो वो एक क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। मतलब ये जो d/dx हम लिख रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, ठीक है। अगर हम लोग कोई कांस्टेंट को, कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाता है, इसका 0 हो जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन है वो x⁴n है, क्या है, कोई फंक्शन है वो x⁴n, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा, तो इसका हो जाएगा आपका n, है ना, सामने लिख के x⁴n - 1, मतलब 1 कम हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखना है तो देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोल दिया कि x⁴ को आप डिफरेंशिएट करिए, तो d, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हो गया d f(x) जो है आपका x⁴ है और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, डेल ऑपरेटर लगाऊंगा इसमें, है ना, डेल ऑपरेटर लगा के इसको क्या करूँगा, मैं डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, n को बाहर रखना है, तो n क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ आ गया, ठीक है। फिर n - 1 करना है, तो ये हो जाएगा आपका x⁴ - 1, तो 4 × x⁴3, तो ये आपका डिफरेंशिएशन है, 4 × x⁴3। तो ये जो चीज़ है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिफरेंशिएट हो गया फंक्शन, है ना। फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे होता है जब x⁴ है, ठीक है, या फिर x⁴ कोई भी नंबर हो तो ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो एग्जांपल देख लें आप लोगों ने। अब हम लोग बट देखते हैं कि थर्ड, ठीक है। अब कुछ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। साइक्लिक फंक्शन, जैसे साइन का अगर आपने वेव देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो साइन का वेव ऐसे चलता है ना। साइन मतलब वो साइन x cos x जो एंगल पढ़ते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, साइक्लिक फंक्शन कहलाते हैं, मतलब किसी एक इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे चल रहा है ना,
तो ये कंप्लीट एक साइकिल हो गया। अब क्या करेगा, फिर से वापस रिपीट करेगा, ठीक है। तो किसी इंटरवल के टाइम में, किसी इंटरवल टाइम के बाद वो अपने आप को फिर से रिपीट करेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक फंक्शन। तो साइक्लिक फंक्शन में आपका साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा इंपॉर्टेंट है। इनका डिफरेंशिएशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो डी ओवर डी एक्स, अगर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करें, किसको, साइन एक्स को, तो आएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है। चौथा है डी ओवर डी एक्स, कॉस एक्स को अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो आएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर आपका टैन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो पांचवा फॉर्मूला है मेरे पास डी ओवर डी एक्स टैन एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया, समझ में आया सबको। तो ये 5 फॉर्मूले फिलहाल के लिए ये आपका क्या है, आप इसको याद कर सकते हैं। कांस्टेंट का 0 होता है, एक्स पावर एन को n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स लिख सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन ना, ये जो डेल ऑपरेटर लगेगा तभी ये चीज़ होंगी, वरना नहीं होगा, ठीक है। एक बार आप कॉपी कर लीजिए इसको, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़े। तो आगे हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन देखेंगे, इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है आपके सिलेबस में फॉर्मूले तो बहुत सारे, लेकिन जानने के लिए सिर्फ हम लोग 2 ही फॉर्मूला जानेंगे, ठीक है। ये होता है इंटीग्रेशन फंक्शन का साइन, ठीक है। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, ऐसा साइन। अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट को कांस्टेंट को हम के लिख रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें कुछ और ही कहानी है। कांस्टेंट को मैंने क्या लिखा, के लिख दिया, और लिख दिया मैंने डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट कर दिया किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है के एक्स, ठीक है। दूसरा फार्मूला है आपका, अगर फंक्शन एक्स टू द पावर एन है और डी एक्स के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए पहले का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे के डी एक्स है, तो के की जगह से मैंने बोल दिया कि यहाँ पे मान लीजिए कि 10 है, 10 डी एक्स है ना। 10 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं नंबर आप, ठीक है, कोई भी नंबर, इवन की कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू ले सकते हैं ना, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटी कांस्टेंट, ये सब क्या है आपके सारे कांस्टेंट नंबर है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस होना चाहिए कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 10x। क्लियर है, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए कि x टू द पावर आपका 6 है और मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला क्या है, एक्स टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक है। तो x टू द पावर 6 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1, मतलब x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, बस पावर चेंज करके 6 की जगह पे 7 रखिए, 8 रखिए, 100 रखिए, बट फार्मूला यही रहेगा। फॉर्मूले में n प्लस 1 करिए और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको उतार सकते हैं आराम से, ये उतार लीजिए। हो गया, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग, पिछले वीडियो में एक और टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्या डिस्कस किया था, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हम लोग क्यों निकालते हैं, क्योंकि एक फोर्स जो इंक्लाइंड होगा किसी एंगल पे, उसके 2 कंपोनेंट निकल जाए किसी 2 डायरेक्शन में, ठीक है। किसी दो डायरेक्शन कहने का मतलब है या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि उसका जो रिजल्टेंट निकालना होगा वो हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। वैसे एक फोर्स के लिए तो हम लोग के पास बहुत सारे 2 फोर्सेस के लिए हम लोग के पास
ये क्या बोलते हैं फॉर्मूले हैं मेरे पास, जैसे पैरेललोग्राम हो गया, ट्राइंगल लॉ हो गया, ठीक है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। लामिस थ्योरम हो गया, ठीक है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं एक दो फोर्सेज हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ फोर्सेज बढ़ जाए, 3 से ज़्यादा हो जाए, 4 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उतने तो पैरेललोग्राम में साइड्स ही नहीं ना, 4 ही साइड है, 2 तो खुद ही फोर्स बन जाएगा, आपका डायगोनल क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट। अगर मान लीजिए 3 फोर्स होगा तो, है ना, तो पैरेललोग्राम में कैसे बना पाएंगे 3 फोर्सेस, ठीक है, समझ में आया। और ट्राइंगल में कैसे, मान लीजिए 4 फोर्स हो गए तो 3, ट्राइंगल के तो 3 ही साइड होते हैं, तो तीनों साइड क्या होता है, फोर्स हो गया, चौथा को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास एक और तरीका है, मेथड है, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो पहले हम एक फोर्स को तोड़ के देखेंगे कि कैसे वो टूटता है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में, ठीक है। फिर अगर नंबर ऑफ फोर्सेस किसी एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसका वाई कॉम्पोनेंट और एक्स कॉम्पोनेंट को क्या करेंगे, तोड़ के साइड में लिख देंगे, ठीक है, और लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स ऑफ फोर्सेस, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्सेस। फिर एक फार्मूला है, उस फार्मूले में पुट करके उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। चलिए, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम लोग इसलिए करते हैं, इट इज डन टू फाइंड आउट द component of force in two direction, ठीक है, इन टू डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका फोर्स है F, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपका वर्टिकल लाइन है, इससे थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, और मुझे इसका 2 कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, एक एक्स डायरेक्शन में, ये होता है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। हम लोग क्यों निकालते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ताकि इसको क्या करें ना, इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि इसका इफेक्ट ये दोनों फोर्सेस दे देगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि 5 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, तो इधर लग गया 2, इधर लग गया 3, तो इसका काम तो हो गया, इसको निकाल सकते हैं आप, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब थीटा पे है, अभी तो एक फोर्स है, मान लो 5-6 और फोर्सेस हो जाएंगे, तो इनको ना पैरेललोग्राम लॉ या फिर ट्रायंगल लॉ से निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें तोड़ देंगे, इसको इसमें तोड़ देंगे, और भी बाकी सारे फोर्सेस लगेंगे तो उसको भी क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में तोड़ देंगे। तो सबको अगर ऐड कर देंगे, एक्स एक्सिस में जितने सारे फोर्सेज ऐड करके वाई एक्सिस में जितने कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्सेस है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद जो आएगा उसका एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर मतलब H मतलब हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस, H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, तो V स्क्वायर ऑफ दैट मीन्स V क्या होता है, वर्टिकल फोर्सेस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। तो अंडर रूट करके H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर करके हम लोग आराम से उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी तो एक फोर्सेस के लिए, तो इसका जो फोर्स होगा, देखिए ये थीटा जिस अगर एक्स एक्सिस से बन रहा है, जहाँ थीटा सटा, जिस साइड से सटा, वो कहलाता है एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, एफ कॉस थीटा के बराबर, है ना। ये हो जाएगा कॉस कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। जिससे थीटा नहीं लगा है वो हो जाएगा आपका, ये एक्स लिखा है ना, हाँ, ये वाई कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये कहलाएगा एफ साइन थीटा, मतलब एक फोर्स ऐसे आ गया और दूसरा फोर्स ऐसे आ गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या है, आपका एफ है, ठीक है। समझ में आया अब। चलिए, तो ये तो एक फोर्सेस के लिए था। अब हम लोग देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये क्लियर समझ में आ गया। अगर और भी क्लियर करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, ठीक है, और वाई कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, ठीक है। ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस फोर्स की बात करें जहाँ पे थीटा एक्स एक्सिस से लगा पड़ा है, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको पॉज करके जल्दी से। हो गया, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ, मतलब एक से ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ
फोर्सेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब हॉरिजॉन्टल क्या, एक्स एक्सिस है ये, ठीक है। ये वाई एक्सिस है वर्टिकल वाला, और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ से एक फोर्स ऐसे गया मान लीजिए, ठीक है, एक फोर्स ऐसे गया, ये है आपका F1, ये हो गया F2, और मान लीजिए कि ये फोर्स आपका ये F3 ऐसे चला गया, ठीक है, ठीक है। ये एंगल बनाया θ1, ठीक है, ये एंगल बनाया θ2, और ये एंगल बना दिया θ3, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए ये तो तीन ही फोर्सेस है, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम लोग तीन पे ही क्यों लगा, तीन पे हम लोग ट्रायंगल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। लेकिन फिलहाल अगर 4 ले लें, मान लो कि ये आपका F4 हो गया, और ये बना रहा है आपका θ4, ठीक है। अब तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, F4 आ गया तो तीन ही साइड है, चौथा कहाँ अटका हो गया, है ना। और पैरेललोग्राम में क्या है, सिर्फ 2 ही फोर्सेस चाहिए। ऐसा सिस्टम दिखे तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जब भी दिखे तो हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की मदद लेंगे, है ना, और उसको क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो पहला वाला F1 जब देखोगे तो ये देखो थीटा इस लाइन से बन रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपका, इसका एक्स कंपोनेंट हो गया ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका F1 cos थीटा, ये इसके लिए हो गया, और ये क्या हो जाएगा F1 sin थीटा, ठीक है। इसके लिए इसका काम खत्म। दूसरे पे आइए, ये इससे एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपका F2 cos, अच्छा θ1 है इधर 1, चलो θ2 हो जाएगा, F2 cos θ2, इस क्योंकि ये बेस लाइन इससे बना है थीटा, और यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा F2 sin θ2, ठीक है। फिर इस फोर्सेस को देखो, इससे बन रहा है थीटा, है ना, तो F3 cos θ3, है ना, और इसका ये कंपोनेंट इधर आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका F3 sin θ3, ठीक है। लास्ट वाले का ये एंगल इससे बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका F4 cos θ4, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका F प्लस ना प्लस F4 cos साइन, ये साइन है, साइन θ4, ठीक है। तो मैंने 4 फोर्सेस को क्या किया, मैंने एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मैंने क्या किया, उसको तोड़ दिया, उसको रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, अगर लिखना पड़ेगा मेरे को, है ना, यहाँ लिखेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ एक्स डायरेक्शन में देखना है, तो क्या क्या है देखो पहले। हाँ, एक और चीज़, आपको एक साइन कन्वेंशन लेके चलना पड़ेगा कि इधर जितने सारे फोर्सेस लगेंगे वो मेरे पॉजिटिव होंगे, है ना, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में ऊपर जितने लगेंगे वो पॉजिटिव होंगे। मतलब एक्स डायरेक्शन में अगर, है ना, इधर फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव, जब इधर लगेंगे तो नेगेटिव, और वाई डायरेक्शन में अगर ऊपर फोर्स लगेगा तो हो जाएगा आपका पॉजिटिव, अगर नीचे लगेगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये आपको लेके चलना पड़ेगा। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, है ना, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं इसको फॉलो करूँगा। इसको आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। क्या बोलेंगे इसको, साइन कन्वेंशन, एक कन्वेंशन जो लेके चलेंगे, है ना, बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि ऊपर वाला क्या लिए नीचे वाला। तो एक्स डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में फोर्सेस है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे उसको, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है तो क्या करेंगे, नेगेटिव, और वाई डायरेक्शन में अगर ऊपर फोर्स है तो पॉजिटिव और नीचे फोर्स है तो नेगेटिव, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इनको प्लस से लिखेंगे, F1 cos θ1 प्लस F4 sin θ4। इधर 2 फोर्सेस और लग रहे हैं तो इनको माइनस के साथ लिखेंगे ना, कंटिन्यू, इसका कंटिन्यूएशन इधर है क्योंकि उधर जगह नहीं तो हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। या फिर मिटा दे इसको, बोलो, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस F3 sin θ3, F3 sin θ3, है ना, और इधर आपका F2 cos θ2 माइनस F2 cos θ2। क्यों माइनस, क्योंकि दोनों इस डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, ये कंटिन्यू है यहाँ का, ठीक है, जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं y कंपोनेंट, ठीक है। तो y कंपोनेंट के लिए क्या है, तो देखो ऊपर क्या है, F1 sin θ1 है, F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2, नीचे 2 फोर्सेस लग रहे हैं तो F3 cos θ3 और F4 cos θ4 माइनस में लिखेंगे, तो माइनस F3 cos θ3 माइनस F4 cos θ4,
4, ठीक है, समझ में आया। तो ये एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्सेस इतने सारे और वाई कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्सेस इतने सारे, तो इनका रिजोल्यूशन जैसी हुआ इनका काम खत्म। अब हमको सिर्फ इनसे मतलब है, समझ में आ गया। तो एक्स कॉम्पोनेंट को ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना, और इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, वर्टिकल CAL, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। टीसी को बाद में हम लोग H से डिनोट करेंगे, किससे, H से डिनोट करेंगे, है ना, और इसको V से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया, है ना। आप लोग कॉपी कर लीजिए जल्दी से पॉज करके। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन कन्वेंशन नहीं रहेगा तो ये नेगेटिव साइन कैसे आया, पॉजिटिव कैसे आया, वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट के लिए मेरे पास एक्स कॉम्पोनेंट होना चाहिए और वाई कॉम्पोनेंट होना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल एच होना चाहिए। और देखो ये क्या है आपका, एक्चुअली अगर देखा जाए मोटा मोटी तो क्या है, सब प्लस है ना, मतलब सबको जोड़ रहे हैं इकट्ठे, भले माइनस करें लेकिन फिर भी जोड़ रहे हैं, जिसको क्या बोलेंगे, समेशन। समेशन मतलब टोटल, ये होता है समेशन मतलब टोटल, है ना, इस सिंबल का मतलब है टोटल, ठीक है, ठीक है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन ऑफ एच स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ पी स्क्वायर। मतलब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगे यहाँ पे स्क्वायर करके लिखेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगे कैलकुलेट करने के बाद इसका स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट में, ठीक है, क्या करेंगे, अंडर रूट में, ठीक है। इसका डायरेक्शन अगर निकालना होगा, है ना, इसका जब डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा आपका V/H, क्या हो जाएगा, V/H हो जाएगा, ठीक है, V/H। तो डायरेक्शन जब भी निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा लेते हैं ना, तो ये एक्चुअली tan थीटा है ना, tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स V/H, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन दे देगा, ठीक है, और ये आपका रिजल्टेंट ऑफ फोर्स दे देगा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा 2 से लेके नंबर ऑफ फोर्सेस अगर होंगे तो कैसे हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। बहुत ही आसान है, कोई उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, है कि नहीं, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। चलो इसको जल्दी से उतार लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया, चलो अब हम लोग जानेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है, क्या जानेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एक्चुअली क्या है कि अगर कोई भी फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट पे, है ना, किसी पॉइंट पे नहीं, किसी लाइन ऑफ एक्शन पे, और वो एक पाइवट पॉइंट होगा, पाइवट मतलब कोई फिक्स पॉइंट हो, जैसे मान लो कि ये कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और फोर्स यहाँ लग रहा है, तो जब इसको फोर्स लगाएंगे तो देखो नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये बॉडी क्या हो रहा है, इस सर्कुलर डायरेक्शन में क्या मूव कर रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये फोर्स को तुम ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, जैसे मानो कोई पेन ले ले, ठीक है, इस फोर्स को तुम ऐसे लगाओ, ठीक है, ऐसे, या फिर सीधा करके लगाओ, या फिर ऐसे लगाओ, ठीक है, डिस्टेंस वही रह जा रहा है ना। तो हमको क्या करना है, ये समझना कि मोमेंट ऑफ फोर्स का कॉम्पोनेंट ऑफ कौन सा फोर्स लेंगे और कौन सा उसका डिस्टेंस लेंगे, ताकि मोमेंट ऑफ फोर्स निकल आए। चलो एक डेफिनेशन से पहले समझते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये मतलब अगर मान लो कि एक पॉइंट ऐसा है और ये आपका कोई बार है, तो यहाँ पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे फोर्स लगा रहे हो, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपका, मान लो d है, ठीक है, और ये फोर्स 90 डिग्री बना रहा है इस रॉड से, मान लो ये रॉड मान लो, है ना, ये मान लो कि क्या है आपका रॉड है, और ये फोर्स 90 डिग्री बना रहा है इस रॉड से, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बोलता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, ROTATION, मतलब जहाँ से फोर्स लग रहा है वो होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, और वो फोर्स का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स जो मैंने लगाया और परपेंडिकुलर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स इंटू डी, ठीक है, फोर्स इंटू डी। तो फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन, डी का क्या होता है यूनिट, मीटर। तो न्यूटन, मोमेंट ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। इसको याद भी रख सकते हैं आप, ठीक है, आराम से। चलिए इसको उतार लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से। ठीक है, चलो अगर मान लो कि हम बोले कि अगर MKS यूनिट में लिखना पड़ेगा तो MKS यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अगर निकालना पड़ेगा, ये MKS यूनिट पूछ रहे हैं ना, यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो मेरे को पता है कि न्यूटन MKS यूनिट में किलोग्राम फोर्स हो जाता है, KGF, ठीक है, और ये आपका मीटर, बस, ठीक है, क्योंकि मीटर तो मीटर ही रहता है MKS में भी। चलिए जल्दी से उतार लीजिए इसको जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग कुछ लॉ ऑफ मैकेनिक्स जानेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ मैकेनिक्स, लॉ ऑफ मैकेनिक्स। जैसे गेम खेलने से पहले कुछ रूल्स जानना पड़ता है, वैसे ही मैकेनिक्स जानने से पहले कुछ लॉस को जानने पड़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो को हम खत्म करेंगे सिर्फ नेम करके, कौन कितने सारे लॉ ऑफ मैकेनिक्स है। अगले वीडियो में क्या करेंगे, एक एक लॉ ऑफ को हम लोग अच्छे से डिटेलली जानेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला लॉ ऑफ मैकेनिक्स है न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। फिर दूसरा आपका हो जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड हो जाता है आपका ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और आपका चौथा है चौथा क्या है, चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 लॉज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वन बाय वन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ एक्चुअली क्या होता है, F इज इक्वल्स टू एम ए, ऐसे है ना, ऐसा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे, F इक्वल्स टू एम ए। तो कैसे होता है F इज इक्वल्स टू एम ए कल जानेंगे, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है कि कोई भी फोर्स अगर लग रहा है किसी बॉडी पे, F1 इज इक्वल्स टू F2 होगा कब, जैसे मान लो कि मैंने इसको धक्का दिया, इस दीवार को मैंने धक्का दिया, तो ये दीवार पीछे नहीं गया, मतलब जितना फोर्स मैंने इस पर लगाया उतना ही फोर्स उसने मेरे को वापस दे दिया, मतलब एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन, है ना, एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन, ठीक है। ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्सेस, मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी दो प्लैनेट में या फिर किसी दो बॉडी इन द यूनिवर्स में ऐसा हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू होता है Gm1 m2 अपॉन r²। ये जानेंगे m1 m2 क्या है, r² क्या है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यही तो पूरा मैकेनिक्स है, ठीक है। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स मतलब मान लीजिए कि ये बॉडी है, ठीक है, इसको मैं ऊपर समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या ये ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स से समझा रहे हैं। मान लो कि कोई बॉडी है यहाँ पे, है ना,
यहाँ फोर्स लग रहा है, मान लो कि ये ऐसे फोर्स लगा, ठीक है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन भी कल समझेंगे क्या होता है। जैसे मान लो कि फोर्स यहाँ लग रहा है और मेरे को यहाँ लेके आना है, कहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है, तो हम लोग इसको ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यही आपका, ठीक है, तो यहाँ मेरे को लगाना है, मैंने लगा दिया, बोल दिया कि मेरा यहाँ पे फोर्स आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ से उठ के कैसे वहाँ गया फोर्स, वो हम लोग जानेंगे, और ये क्यों हुआ है ना, वो हम जानेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ओके, एंड कीप स्टडिंग, गुड नाइट।